गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो फाइनली हम पहुंचते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन पे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमने स्टार्ट में बात किया था कि फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एफएम में हम तीन मेजर डिसीजंस के साथ डील करते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। सो टिल नाउ हम फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजन पे चर्चा अपनी समाप्त कर चुके हैं, पूरी कर चुके हैं, और अब हम आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, द इम्पॉर्टेंट वन। चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट। 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चंस हम इस चैप्टर से, 10 मार्क्स तो मिनिमम साइड पे हम इस चैप्टर से एक्सपेक्ट करते हैं। 10 मार्क्स का वेटेज, यस, बहुत ज़्यादा चांसेस है 10 मार्क्स का वेटेज रहेगा। 10 मार्क्स का वेटेज, 10 मार्क्स के वेटेज में हम क्या करने वाले हैं सर? यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ हम ये देख रहे हैं कि हम कहाँ अपनी मनी इन्वेस्ट करें, हम कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी प्लान करें, हम कहाँ अपना फंड्स इन्वेस्ट करें। फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन विच एरिया। जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन प्रपोजल्स हाथ में लेके चलती है तो उसे फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, और जब वो फंड्स हाथ में लेके चलती है तो उसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोनों वाइस वर्सा सिचुएशंस हैं। किस तरह के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की हम यहाँ बात करेंगे, कैसे उन इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे पहुंचेंगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए एक पूरा प्रोसीजर जो आपको पता है, आइडेंटिफाई द ऑप्शंस, इवैल्यूएट देम, एनालाइज देम, सेलेक्ट देम, इन्वेस्ट द मनी, रिव्यू देम। वो जो मैनेजमेंट का एक पूरा प्रोसेस होता है कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, वो एरिया आइडेंटिफाई करो। जहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो उन एरियाज को एनालाइज करो, उनको इवैल्यूएट करो। इवैल्यूएशन के बाद आप एक फाइनल सिलेक्शन पे आओगे, वहां मनी इन्फ्यूज करो, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूट करो, उसे एग्जीक्यूशन पे लेके जाएंगे, कंटिन्यूस रिव्यू पे जाएंगे, और उसके बाद उसका फॉलो अप लेने के बाद फर्दर रिव्यू करें। इन्वेस्टमेंट डिसीजन की जब हम बात करते हैं तो एक दो पॉइंट बहुत क्लियर होते हैं कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, क्योंकि एक बार पैसा आपने डाल दिया, देन रिवर्सिबल नहीं होता। क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हो और आप उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हो, एक फिक्स्ड कॉस्ट में, या यूं कहें कि असेट्स में मनी इन्वेस्ट करते हो और फिर उस डिसीजन को रिवर्स करते हो, तो आपकी जो इन्वेस्टेड मनी है वो सॉर्ट ऑफ संक कॉस्ट हो जाती है। मेरे सामने दो लैपटॉप थे, मुझे ये सोचना था कि कौन सा लैपटॉप खरीदूं। मैंने ए लैपटॉप चूज कर लिया, खरीद लिया। आफ्टर 6 मंथ आई रियलाइज कि बी वॉज बेटर। लेट्स स्विच द डिसीजन। क्या होगा? बी तो उतनी ही कॉस्ट में आएगा, लेकिन ए जो आप खरीद चुके हो, उस इन्वेस्टेड मनी को आप एज इट इज वापस बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि वहां आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट डिप्रीशिएट हो चुका होगा। तो ऐसे केस में जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे आते हैं तो ये बहुत क्रूशियल होता है कि हमें डिसीजन बहुत तरीके से लेना है। डिसीजन हमें बहुत तरीके से, हमें बहुत सोच समझ के लेना है। कितने तरह के इन्वेस्टमेंट डिसीजन की हम बात करते हैं, कितने तरीके के हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइन, लेकिन हम शॉर्ट टर्म में तो वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे होते हैं, वहां पे डिटेल डिस्कशन हम करके आ चुके हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं मेजरली अपने सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को दो एरिया में डिवाइड करते हैं। फर्म्स एग्जिस्टेंस, बेसिस ऑन द फर्म्स एग्जिस्टेंस, यानी
जहां फर्म ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, जहां ऑलरेडी यू आर रनिंग अ बिजनेस, एंड अब उसके लिए आप कुछ और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने जा रहे हो। दैट इज फर्म्स एग्जिस्टेंस, ऑन द बेसिस ऑफ फर्म्स एग्जिस्टेंस। जो फर्म है वो एग्जिस्टेंस में है और उसे आप एक्सपेंशन पे, उसमें चेंजेस में, उसमें डेवलपमेंट में किसी तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहते हो। और दूसरा कह सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन। ऑन द बेसिस ऑफ फर्म्स एग्जिस्टेंस, ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन, दो तरह के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे हम यहाँ चर्चा करेंगे, दो तरह के इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे हम यहाँ बात करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ फर्म्स एग्जिस्टेंस, ऑन द बेसिस ऑफ फर्म्स सिचुएशन, या ऑन द बेसिस ऑफ द करंट सिचुएशन। फर्म्स एग्जिस्टेंस के बेसिस पे पहला डिसीजन किस तरह का होगा? रिप्लेसमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन। रिप्लेसमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन। एग्जिस्टिंग फर्म है, currently we are working, and we are working with some equipments or machines, and now some new machines available in the market। हम अपने ओल्ड मशीन को न्यू मशीन से रिप्लेस कर रहे हैं। हम ओल्ड इक्विपमेंट की जगह नया इक्विपमेंट लेके आना चाह रहे हैं। हम अपने मैनुअल वर्क को मैकेनिकल वर्क पे स्विच करना चाहते हैं। हम कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट डेवलप करना चाहते हैं। हम अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को, प्रोडक्शन सिस्टम को, या किसी भी अकाउंटिंग सिस्टम को, या हम सप्लाई चेन को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं। एंड फॉर दैट वी नीड सम इन्वेस्टमेंट। सर अभी हम अपने पूरे ऑफिस के, हमारे पूरे स्टाफ के सारे पीसीस जो बहुत पुराने हैं, उन्हें नए पीसीस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। यू नीड मोर मच अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सर अभी हम मैनुअल वर्किंग कर रहे थे, हम उन्हें मैकेनिकल यानी मशीन पे स्विच करना चाहते हैं। सर हम एक पुरानी मशीन के साथ काम कर रहे थे, अब हम एक नई मशीन उसकी जगह लेके आना चाहते हैं, यानी पुरानी को नई के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं। ये जो इस तरह के डिसीजंस हैं, ये एग्जिस्टिंग फॉर्म के अंदर लिए जाएंगे। रिप्लेसमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन डिसीजंस। कौन कौन से फैक्टर्स पे बात करेंगे, किन मेथड्स पे होगा, वो सब बाद में बात करेंगे। दूसरा किस तरह का होता है? दूसरा, एग्जिस्टिंग फॉर्म में आप कैसा डिसीजन ले सकते हैं? एक्सपेंशन। वी वांट टू एक्सपैंड आवर बिजनेस। हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं। हम एक फैक्ट्री से काम कर रहे हैं, हम एक और फैक्ट्री डालना चाहते हैं। हम एक यूनिट रन कर रहे हैं, हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं। उसके लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, नई मशीन्स लानी पड़ेंगी। एक्सपेंशन सभी तरह का, एनी टाइप ऑफ एक्सपेंशन, इधर यू आर अक्वायरिंग अ रनिंग बिजनेस, तो वहां भी इन्वेस्टमेंट करना है। तो एक्सपेंशन ये हमारा दूसरा एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो सकता है। तीसरा है वो मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन। एक और डिसीजन डाइवर्सिफिकेशन, यानी हम अपने बिजनेस वेंचर को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। वी आर वर्किंग इन पर्टिकुलर एरिया, अब हम उस एरिया से हटके और डिफरेंट एरिया में एंट्री मारना चाहते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, यू नीड इन्वेस्टमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन है, बहुत सारी कंपनीज जाती हैं डाइवर्सिफिकेशन। अभी लेटेस्ट कौन जा रही है? जोमेटो। जोमेटो सप्लाई ऑफ फूड से कैटरिंग बिजनेस में डाइवर्सिफाई करना चाह रही है। जोमेटो डाइवर्स कैटरिंग बिजनेस में एंट्री कर रही है। एक नया वेंचर, नया एरिया पिक करना चाह रही है कि यार अब हम लोगों के बनाए हुए खाने सप्लाई करते थे, क्यों ना खाना हम ही बना लें। अब वो कितना फ्रूटफुल होगा, नहीं होगा, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना मार्केट डिमांड आएगा,
कितना कैश इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट के बाद वो बिजनेस कब तक रन करेगा, कितना कैश उसमें से वापस निकल के आएगा, उनके बेसिस पे वो पूरा पूरा कैपिटल बजटिंग कर रहे होंगे बैठ के। अभी वो अपना पूरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे होंगे, वहां से कॉस्ट बेनिफिट रिटर्न रिस्क सब कुछ एनालाइज करके फाइनल कंक्लूजन पे आएंगे कि हम इस पे जाएंगे या नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो कितना प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर पाएंगे। ये 3 एग्जिस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हो गए, रिप्लेसमेंट और मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। सिचुएशन बेस्ड कैसे हो सकते हैं? सिचुएशन बेस्ड का मतलब ये हो गया, आप मॉडर्नाइजेशन करने जा रहे हो, चलो फाइन डन, क्या करना है सर? 2 मशीन, एक मशीन खरीदनी है, कौन सी खरीदनी है? 2 ब्रांड अवेलेबल है, दोनों में से कोई एक, एंड बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या तो ए खरीदेंगे या बी खरीदेंगे, तो उन दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑप्शंस को कंपेयर करोगे on the basis of the investment required, on the basis of their outcome, their life involved risk and all, तो वो सिचुएशन बेस्ड हो गया। डिसीजन बिटवीन 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन। दूसरा कैसा सिचुएशन बन सकता है? सर एक प्रपोजल सामने आया है, किसी ने सजेस्ट किया है या हमने इवैल्यूएट किया है या हमारे मैनेजमेंट ने हमें ऑप्शन दिया है, एक ऑफर दिया है, एक आइडिया दिया है, वी कैन डू दिस, क्या हम उसे एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें? वी आर नॉट गोइंग फॉर एक्सपेंशन, वी आर नॉट गोइंग फॉर दिस रिप्लेसमेंट, बस एक ऑफर आया, एक नया ऑप्शन आया, एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी सामने आई है, अब हमें देखना है कि उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है या नहीं करना है, क्या उसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन, एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन। थर्ड वन, contingent decision, contingent decisions, जहां कितनी रिस्क इन्वॉल्व है उसको हम, मतलब होगा नहीं होगा, ऐसा हुआ तो कैसे करेंगे, कितना इन्वेस्टमेंट प्लान करना पड़ेगा और उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व होगा, हमारा सिलेबस रिस्क वाले पार्ट को कवर नहीं करता है, हम अभी रिस्क पे काम नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन देंगे जहां हम अज्यूम करके चलेंगे। ये जितने भी डिसीजंस हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उन सारे डिसीजंस में फ्यूचर प्लानिंग की बात हो रही है कि आज पैसा डालेंगे, बिजनेस कितने साल चलेगा, लाइफ क्या है, कितना कैश, मतलब मेनली जो हम यहाँ अप्रोच यूज करने वाले हैं ना वो कैश फ्लो अप्रोच यूज करने वाले हैं। हाउ मच कैश नीडेड टू इन्वेस्ट, मतलब कितना इनिशियल आउटफ्लो जाएगा और उस इनिशियल आउटफ्लो के अगेंस्ट में ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट कितना कैश का इनफ्लो वापस आएगा, हम उस बेसिस पे सारे डिसीजंस को इवैल्यूएट करेंगे। सर कैश का इन आउटफ्लो कितना जाएगा वो तो असेसेबल है,
दिख रहा है ना सामने, अभी कर रहे हैं, 0 ईयर पे कर रहे हैं, करंट में कर रहे हैं। लेकिन जो इनफ्लो आप बात कर रहे हो वो तो प्रोजेक्टेड है, वो तो प्रोजेक्टेड है, कितना इनफ्लो आ सकता है, मतलब वहां क्या कर रहे हो आप, एस्टिमेशंस। आएंगे उस पर बात करेंगे, सब बात करेंगे। अभी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एस्टिमेशन। हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट क्या रहेगी, हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि हर साल कितना कितना रेवेन्यू वो प्रोजेक्ट जनरेट करके देगा। ऑल आर एस्टिमेशंस। चैप्टर पढ़ के आए थे बचपन में, हाँ बचपन में क्या भी, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब जहां एक्सपेक्टेशन आती है उस एक्सपेक्टेशन को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब प्रोबेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो वहां पे क्या हो सकता है, उसमें मल्टीपल ऑप्शन सामने होते हैं। This project will generate a revenue of 5 lakh rupees. Are you sure about it? Are you sure about it? तो वहां दो आंसर आते हैं। One says, yes sir, I'm sure it will be 5 lakh rupees. Another, so it may be 2 lakh rupees based on situation. It be 2 lakh rupees or 5 lakh rupees or based on the market condition, based on the economic condition, based on the demand. तो वहां पे क्या आ गई, uncertainty. Once one says it will be 5 lakh, that means you are certain. And when you says it may be 2, 5 or 8 lakh, uncertainty. और जहां भी uncertainty आती है वहां क्या आ जाती है, रिस्क। जहां भी अनसर्टेनिटी आती है वहां क्या आ जाती है, रिस्क। तो दो तरह से डिसीजंस पे जाया जाता है, एक जहां हम ये मान के चलते हैं देयर इज सर्टेनिटी, और एक जहां हम बोलते हैं देयर इज अनसर्टेनिटी। तो हम यहां जिन कैपिटल बजटिंग डिसीजंस की बात करेंगे वहां हम सर्टेनिटी की बात करेंगे, यानी हम रिस्क वाला एरिया कवर नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज कैपिटल बजटिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन इंक्लूडिंग रिस्क, तो अभी मैं पूरी बात सिर्फ सर्टेनिटी में कर रहा हूं। दैट मींस on the date of investment, at the time of evaluating the project, we know with certainty how much cash outflow will be there and how much cash inflow we will get during the life of the project. Got my point? So currently हम सिर्फ certainty की ही बात करके चलेंगे, ये दिमाग में रखना है। दो एरियाज ऑफ डिसीजंस, डिसीजन का बेस क्या है, कैश फ्लो। डिसीजन का टोटली बेस हम हमेशा लेके चलेंगे कैश फ्लो, व्हाट अमाउंट ऑफ कैश फ्लो प्रोजेक्ट विल जनरेट। हम डिसीजन का बेस लेके चलेंगे कैश फ्लो। जब कैश फ्लो की बात कर रहे हैं तो आपका आउटकम क्या डिसाइड करता है, कितना कैश का आउटफ्लो होगा और कितना कैश का इनफ्लो होगा। कैश आउटफ्लो, कैश इनफ्लो। प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो पे किया जाएगा। कैश आउटफ्लो का मतलब यहां पे क्या क्या हो गया, कैश आउटफ्लो मतलब investment in the project. I'm not talking about the running cash outflow. I'm not talking about the annual cash outflow. वो हम नेट इनफ्लो देखेंगे, हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की। सो हाउ यू विल कैलकुलेट कैश आउटफ्लो, आइडेंटिफाई कैसे करोगे कैश आउटफ्लो कितना लगेगा, देख लो। व्हाट इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज नीडेड, व्हाट इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज नीडेड। सर इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैसे पता चलेगा, कॉस्ट ऑफ असेट
जितने में एसेट खरीदोगे। इंस्टॉलेशन सेटअप कॉस्ट, इंस्टॉलेशन एंड सेटअप कॉस्ट, और वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल भी तो डालोगे, या मशीन खरीदने से बिजनेस चल जाएगा? मशीन खरीदने के बाद उस पर प्रोडक्शन करने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, वेजेस सैलरीज ऑल सब पे करने के लिए एक लमसम इन्वेस्टमेंट भी तो डालना पड़ेगा। और वर्किंग कैपिटल के लिए एक बात बहुत अच्छी तरह सबको क्लियर है, वर्किंग कैपिटल भी एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। मशीन खरीदना, 5 लाख का मशीन खरीदा, कॉस्ट ऑफ असेट 5 लाख हो गया, और उस पर प्रोडक्शन करने के लिए 2 लाख का वर्किंग कैपिटल चाहिए। जब तक प्रोजेक्ट चलेगा, जब तक वो 2 लाख रुपए उस बिजनेस में रहेंगे। एक्स्ट्रा और भी जरूरत पड़ सकती है, बट ये आप आज ही असेस करके जा रहे हो ना, हाउ मच वर्किंग कैपिटल वी विल नीड, वी विल इन प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट। और वर्किंग कैपिटल आप इन्वेस्ट करोगे वो पूरे टाइम इन्वेस्टेड ही रहेगी ना, फिक्स्ड आउटफ्लो है ना, वापिस थोड़ी आ रहा है। साइकिल कंप्लीट होगा आएगा वापिस जाएगा, कंप्लीट होगा आएगा वापिस जाएगा, आएगा वापिस जाएगा, मतलब जेब में नहीं आएगा। एक बात फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट होगा। अंदर बिजनेस में गया मतलब गया। ये हो गया आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये हो गया आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और सर एक मिनट, एक मिनट, बात किसकी कर रहे हैं हम? कैश की। और यही आपके ये जो डिसीजन है, ये रिप्लेसमेंट डिसीजन है। तो पुरानी मशीन को बेचोगे ना, तो उसका स्क्रैप मिलेगा, उससे आपका कैश आउटफ्लो कम हो जाएगा। पुरानी कार देके नई खरीदी, कैश आउटफ्लो, कॉस्ट नहीं कम हो रही है, क्या कम हो रहा है? कैश आउटफ्लो। ठीक है, तो स्क्रैप ऑफ, स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं इसको हम। कौन सी? स्क्रैप वैल्यू में भी नेट, नेट सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड आइटम, इक्विपमेंट, असेट, कोई भी नाम दे दो। व्हाट इज नेट सेल वैल्यू भाई? एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस भी तो हो सकते हैं। पुरानी मशीन इंस्टॉल थी, उसको इंस्टॉलेशन से बाहर निकाला, डिसमेंटल किया, ट्रांसपोर्टेशन पे किया, ब्रोकर के थ्रू बेची तो उसको कमीशन दिया। नेट मनी, नेट कैश आपको कितना मिला, प्लस इनकम टैक्स पढ़ रहे हो। और यदि आप पुराना इक्विपमेंट सेल करते हो तो कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस दोनों हो सकते हैं। गेन हुआ तो टैक्स देना पड़ेगा, लॉस हुआ तो टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। क्यों नहीं होगा भाई? बेनिफिट मिल रहा है तो आपका कैश आउटफ्लो बचा रहा है ना। हर अपॉर्चुनिटी को तो साथ में रखोगे। बोले सर आज नहीं मिल रहा है बेनिफिट, पता है अगले साल यदि कोई कैपिटल गेन हुआ उससे तो सेट ऑफ होगा ना वो लॉस, आपका आउटफ्लो तो बचाएगा। तो यहां पे प्लस माइनस, प्लस माइनस टैक्स, सेविंग या लॉस। प्लस माइनस टैक्स, सेविंग या लॉस। इंटरेस्ट की बात ना करना, यहां पे फाइनेंस कॉस्ट कंप्लीटली इग्नोर्ड रहेगी।
क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जा चुकी है. हाउ मच रिटर्न यू वांट फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, दैट मस्ट बी मोर देन योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ये प्रोजेक्ट इवेल्युएट करके पता चल रहा है कि इस प्रोजेक्ट का आरओआई 20% है. अब सोचोगे कि इसके लिए जो फंड्स लाए थे उसकी कॉस्ट कितनी है, जिसमें इंटरेस्ट और डिविडेंड वहीं चला गया. उसको वापस यहां ले लिया तो डबल इंपैक्ट हो जाएगा. तो यहां पे नीदर नॉन कैश आइटम एंड नॉट द फाइनेंस कॉस्ट, दोनों ही कंसीडर नहीं होगी. याद रख लेना अच्छी तरह. फाइनेंस कॉस्ट शुड नॉट बी कंसीडर्ड एट ऑल. ये तो क्या हो गया सर आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट. और क्या हो सकता है? ना जी, बात मैं इन्वेस्टमेंट की कर रहा हूं बेटा. गलत ट्रैक पे नहीं जाना, बहुत भारी है चैप्टर. हाँ, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है. रिपेयर मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट नहीं होता. कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की नहीं. हम यहाँ मशीन खरीदने की बात कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन कॉस्ट की बात कर रहे हैं, इक्विपमेंट सेल की कैपिटल. सारे कैपिटल इनफ्लोज और आउटफ्लोज की बात, कैपिटल आउटफ्लोज की बात हो रही है. रिपेयर मेंटेनेंस ये सब रनिंग एक्सपेंसेस. मैं बात कर रहा हूं एडिशनल इन्वेस्टमेंट. एडिशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब नहीं, हो सकता है प्रोजेक्ट को रन करके 1-2 साल हो गए और अब लगता है कि इसमें एक चीज और लगानी चाहिए. मैंने कंप्यूटर सिस्टम ले लिया, साल भर हो गया. नाउ आई नीड कि यार इसके साथ प्रिंटर भी लगा दो, तो प्रिंटिंग का काम भी आराम से निकल जाएगा. व्हाट आई एम डूइंग, एडिशनल इन्वेस्टमेंट. सो प्रोजेक्ट में नीड सम एडिशनल इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द लाइफ, कभी भी. बट व्हाट, इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर. किसी के लिए कोई लाइसेंस लिया है, इनिशियली लाइसेंस कॉस्ट आ गई, लाइसेंस रिक्वायर्ड टू रिन्यू आफ्टर 4 years. वापस जब रिन्यू करवाओगे फॉर अ लॉन्ग पीरियड, हर साल ही रिन्यू करवाना है सर, तो फिर वो रेवेन्यू हो गया, पता है नहीं तो. लेकिन एक सम टाइम के लिए और उसके बाद उसे वापस रिन्यू करवाना है फॉर अगेन अ लॉन्ग पीरियड, तो उसे कैपिटल में डाल सकते हैं. तो ये आपके पास कैश आउटफ्लो बनेगा. इनिशियल इन्वेस्टमेंट, रिप्लेसमेंट डिसीजन है तो ये माइनस होगा, अदरवाइज इस तरह से जाएगा. और एडिशनल इन्वेस्टमेंट, क्लियर है यहां तक. आउटफ्लो कब होगा? आउटफ्लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट विल ऑलवेज बी इन 0 year. जिसे 0 year बोल रहा हूं मैं, आज की डेट पे. आज की डेट पे होने का मतलब इट इज इन 0 year. एडिशनल इन्वेस्टमेंट मे बी इन एनी ईयर, बट इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑलवेज 0 year में होगा. अब ये तो पैसा डाल दिया सर हमने बिजनेस में. बिजनेस उस ऑप्शन, उस प्रोजेक्ट, उस प्रपोजल को इवैल्यूएट किस बेसिस पे करते हैं? तो मैंने आपको बोला इवैल्यूएशन सिर्फ कैश बेसिस पे हो रहा है. कैश बेसिस पे इवैल्यूएशन होने का मतलब हम ये देख रहे हैं कि व्हाट अमाउंट ऑफ कैश रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट, और उससे मुझे फ्यूचर में कितना रिटर्न या इनफ्लो वापस हो. तो अब कैश इनफ्लो की तरफ चलते हैं. कैश इनफ्लो किसे बोलेंगे? एक सिंगल लाइन में मैं कैश इनफ्लो को यदि डिस्क्राइब करूं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन. नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, ये हो गया मेरा कैश इनफ्लो.
तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेल्स, यदि रेवेन्यू से जा रहे हो तो पूरा कैलकुलेशन, इस मशीन से कितना सेल होगा, सेल पे कितना कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स एक्सक्लूडिंग डिप्रीशिएशन लिया मैंने, प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट में से डिप्रीशिएशन माइनस किया, फिर टैक्स लगाया और फिर डिप्रीशिएशन को वापस ऐड कर दिया। सर ऐसा क्यों? क्योंकि डिप्रीशिएशन का टैक्स बेनिफिट तो लूंगा, डिप्रीशिएशन का टैक्स बेनिफिट तो लूंगा भाई। तो सर इसको ऐसे ना लेके ऑल्टरनेटिवली दूसरे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हो। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स एक्सक्लूडिंग, ध्यान रखना मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात कर रहा हूं तो एक्सक्लूडिंग डिप्रीशिएशन बात कर रहा हूं। नेट प्रॉफिट लेस टैक्स एड टैक्स शील्ड ऑन डिप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन माइनस करके टैक्स फिर माइनस करके डेप्रीशिएशन वापस ऐड करने की बजाय डेप्रीशिएशन का यहाँ पे रोल क्या था? टैक्स बेनिफिट लेना। तो डेप्रीशिएशन के अमाउंट पे जो टैक्स शील्ड मुझे मिलने वाली है मैं उसे इनफ्लो की तरह यहाँ पे ऐड कर दूं। भाई यदि कोई जीरो टैक्स कंपनी हुई तो फिर ऐसे जाने का फायदा ही क्या है? जीरो टैक्स कंपनी है तो, क्योंकि जीरो टैक्स कंपनी में डिप्रीशिएशन पे टैक्स शील्ड तो मिलेगी ही नहीं, सीधा सीधा ऐसे ही चले जाएंगे। मतलब मैं यहाँ पे ये क्लियर करना चाह रहा हूँ गाइस कि ये जो डेप्रीशिएशन माइनस करके प्लस करने के पीछे का लॉजिक है वो आपके दिमाग में फीड रहे कि हम यहाँ पे डेप्रीशिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है एंड एज वी आर डिस्कसिंग सिर्फ कैश फ्लोस, तो डेप्रीशिएशन की बात ही नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल नहीं होगी सर, बट डेप्रीशिएशन की बात सर मुझे करनी पड़ेगी और उसका कारण है कि मुझे उस डेप्रीशिएशन की वजह से टैक्स का बेनिफिट मिलता है। आई वांट टू टेक दैट बेनिफिट, इसलिए मैं डेप्रीशिएशन को यहाँ पे लेके आया चर्चा। सीधा सीधा से कैलकुलेशन है ना कैश इनफ्लो का, ऑल्टरनेटिवली बोला ना मैंने। और if you are comparing two projects mutually exclusive, if you are taking decision on replacement, तो वहां आपके पास करंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल अंडर कंसीडरेशन, उसका इनफ्लो नहीं देखना है, उसका इनफ्लो ऑप्शनल प्रपोजल के कंपैरिजन में ज्यादा है या नहीं ये देखना है। तो एक और अप्रोच हमें मिल सकती है कि पूरा टोटल 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 पे कैलकुलेट ना करके कंपैरिजन पे चला जाऊं। थोड़ा सा हमें एक ये चीज का आइडिया रहता है, इतना तो नॉर्मली हम कह सकते हैं कि यदि मैं दो मशीन के बीच में डिसीजन लेना चाहता हूं कि कौन सी खरीदूं, तो प्रॉब्लम कहां आ रही होती है? सर एक 5 लाख की है, एक 8 लाख की है, ऐसे होता है। एक महंगी होती है, एक सस्ती होती है। जब दोनों सेम रेट की है तब तो सोचने के लिए डिसीजन सोचने के लिए ज्यादा कुछ होता ही नहीं, देख लीजिए बेनिफिट किस में ज्यादा आ रहा है। लेकिन जब एक कम रेट की और एक
ज्यादा रेट की होती है, तो इज इट वर्थ वाइल पेइंग 3 लाख रुपीज एक्स्ट्रा? तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे, डेफिनेटली जो ज्यादा महंगी होगी, जिस पे कॉस्ट ज्यादा लग रही होगी, जिसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज्यादा होगा, उसमें उस दूसरी के कंपैरिजन में कुछ तो अलग होगा जो कि उससे बेटर होगा। किस फॉर्म में? या तो वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करके दे रही होगी, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करके देगी, एक्स्ट्रा सेल होगी, एक्स्ट्रा सेल होगी तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आएगा, टैक्स डेप्रिसिएशन भी तो एक्स्ट्रा लगेगा क्योंकि उसकी कॉस्ट ज्यादा है, तो टैक्स और बचेगा। तो मैं पूरा कैलकुलेशन ही डिफरेंशियल रेवेन्यू, डिफरेंशियल कॉस्ट पे ले जाके कर लूं। व्हाट एडिशनल रेवेन्यू आई विल गेट, व्हाट एडिशनल कॉस्ट आई हैव टू पे, व्हाट सेविंग इन एक्सपेंसेस आई विल गेट। अरे महंगी है तो मेंटेनेंस कॉस्ट हो सकता है कम हो। 5 स्टार एसी ले रहे हो, 3 स्टार एसी ले रहे हो, 5 स्टार महंगा आता है, 3 स्टार कम आता है, लेकिन वो फ्यूल एफिशिएंट होता है, एनर्जी एफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम होता है। वो मेंटेनेंस 2 साल में एक बार मांगता है, ये मेंटेनेंस साल में एक बार मांगने लग जाता है, तो उसमें मुझे 2-3 बेनिफिट मिल रहे हैं ना। लेकिन इन ऑर्डर टू गेट सच एक्स्ट्रा बेनिफिट, इनडायरेक्टली सच एक्स्ट्रा बेनिफिट इज एक्स्ट्रा इनफ्लो। सेविंग इन एक्सपेंस का मतलब क्या हो गया? इनफ्लो। एडिशनल रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया? इनफ्लो। एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन में एक्स्ट्रा टैक्स शील्ड का मतलब इनफ्लो। बट इन ऑर्डर टू गेट सच एक्स्ट्रा इनफ्लो, आपको इनिशियली एक्स्ट्रा आउटफ्लो देना पड़ा था। एक्स्ट्रा आउटफ्लो, एक्स्ट्रा इनफ्लो, सिर्फ इसको उठा के कंपैरिजन से डिसीजन ले लेंगे। आउटफ्लो के मुकाबले एक्स्ट्रा आउटफ्लो के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा इनफ्लो ज्यादा है, तो महंगा वाला बेटर है। भले ही महंगा है, लेकिन जितना एक्स्ट्रा आउटफ्लो ले रहा है ना ये, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा इनफ्लो दे रहा है। तो वर्किंग विल शिफ्ट ऑन एडिशनल। कई केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपको इनफ्लो के बारे में इंफॉर्मेशन ही ना दिया जाए। दो मशीन कम प्रोडक्शन करती है तो रेवेन्यू तो सेम ही आएगा। अब विच वन इज बेटर? तो हम देखेंगे ऑब्वियसली द महंगी वन, द कॉस्टलियर वन कहीं ना कहीं सेविंग दे रही होगी, तो उन सेविंग्स को हम क्या अज्यूम करेंगे? इनफ्लो। कई बार ऐसी भी सिचुएशन आती है जहां सेविंग जैसी चीजों की भी बात नहीं हो रही होती है या कंपैरिजन नहीं कर पाते, तो हम सारी की सारी कॉस्ट पे निकाल लेंगे। कॉस्ट, दोनों सेम प्रोडक्शन सेम रेवेन्यू, दोनों का आउटफ्लो और दोनों का एनुअल आउटफ्लो, रनिंग कॉस्ट एंड ऑल, किसकी ज्यादा है? क्वेश्चंस के साथ और क्लैरिटी आएगी। तो एक और अप्रोच हमारे पास यहां बन सकती है इन केस ऑफ कंपैरिजन। एडिशनल रेवेन्यू, एक सेकेंड होल्ड कीजिए।
एडिशनल रेवेन्यू इनफ्लो है, सेविंग इन कॉस्ट, एडिशनल रेवेन्यू इज इनफ्लो, सेविंग इन कॉस्ट इज ऑल्सो इनफ्लो। आ जाओ भैया, दिखो जरा। एडिशनल रेवेन्यू सेविंग इन कॉस्ट, किसी भी तरह की कॉस्ट में सेविंग बोला जाए, ऑपरेटिंग कॉस्ट में बोला जाए, रनिंग कॉस्ट में बोला जाए, स्क्रैप में बोला जाए, कहीं भी सेविंग आ रहा हो, सेविंग इन कॉस्ट, ये आपका इनफ्लो हो गया, ये आपका नेट प्रॉफिट हो गया, लेस एडिशनल डिप्रिसिएशन, लेस टैक्स, एड एडिशनल डिप्रिसिएशन, ये आ गया कैश इनफ्लो। क्लियर है बात? ये और तरीका हो सकता है, बट ये तरीका हम यूज कब करेंगे? जब हम कंपैरिजन वाली बात कर रहे होंगे। यदि पूरा डेटा अवेलेबल है तो चॉइस है, मैं कंपैरेटिवली बनाऊं या मैं टोटल बनाऊं, तो फर्क नहीं पड़ता, वर्किंग बच जाती है कंपैरेटिव बनाने से। तो एक कैश इनफ्लो वो हो गया आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रीसिएशन। ये इनफ्लो आपको कब कब मिलेगा? दिस कैश इनफ्लो will be for every year during the life of project। इस तरह का जो ये कैश इनफ्लो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये कैश इनफ्लो आपको प्रोजेक्ट की पूरी लाइफ में हर साल मिलेगा। कम ज्यादा हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, लेकिन पूरी लाइफ मिलेगा, हर साल मिलेगा ये वाला कैश इनफ्लो। और एक और कैश इनफ्लो मिलता है, टर्मिनल वैल्यू की फॉर्म में। एक और कैश इनफ्लो हमें मिलता है टर्मिनल वैल्यू की फॉर्म में। वो बात उसकी बात। एक और कैश इनफ्लो मिलेगा हमें टर्मिनल वैल्यू की फॉर्म में, मतलब जब हम इस प्रोजेक्ट को टर्मिनेट करेंगे, बंद करेंगे, तो आपका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट था वो वापस आएगा इन फॉर्म ऑफ स्क्रैप। नेट स्क्रैप वैल्यू ऑफ असेट। और अब जो इनिशियली जितनी भी वर्किंग कैपिटल डाली थी, अब वापस निकल जाएगी।
क्योंकि अब प्रोजेक्ट बंद हो गया, अब री इन्वेस्टमेंट होगा नहीं। तो रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट यानी असेट में जो इन्वेस्ट किया था उसका एक पोर्शन वापस आएगा, 5%, 10%, 15%। लेकिन वर्किंग कैपिटल 100% वापस आएगी। जितनी भी इनिशियली इन्वेस्ट की थी वो 100% वर्किंग कैपिटल वापस बाहर निकल के आ जाएगी। और प्लस माइनस टैक्स ऑन सेल ऑफ असेट, कैपिटल गेन टैक्स मिल रहा है या कैपिटल गेन टैक्स लग रहा है या कैपिटल लॉस पे टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है। ये कैश इनफ्लो आपको आपको सिर्फ लास्ट ईयर में मिलेगा। दिस कैश इनफ्लो विल बी अवेलेबल इन लास्ट ईयर ओनली। जिस साल प्रोजेक्ट टर्मिनेट होने वाला है, ये कैश इनफ्लो सिर्फ उसी साल। बाकी सारे कैश इनफ्लो हर साल मिले। हमने अभी बात किया कि हमारा डिसीजन कैश फ्लो बेस है। व्हाट आउटफ्लो इज नीडेड, what inflow is available, what outflow is needed at the time of investment, and what inflow will be there during the life of the project till termination. And then हम डिसाइड करेंगे कि आउटफ्लो से ज्यादा इनफ्लो है या नहीं। बट इन सारी कैलकुलेशंस में एक दो पॉइंट पे और डिस्कशन बनता है। इन सारी कैलकुलेशन में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन आपका निकलता है, वो होता है डेप्रीसिएशन। टैक्स शील्ड लेने जा रहे हो आप डेप्रीसिएशन का, और आप सब इंटर के स्टूडेंट हो, टैक्स साथ में पढ़ रहे हो, और टैक्स में बिजनेस एंड प्रोफेशन में डेप्रीसिएशन को टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डील करके आए हो। हमें एग्जैक्टली वही अप्रोच यहां यूज करनी है, नोन एज ब्लॉक सिस्टम। डेप्रीसिएशन लगाने के दो मेथड्स। अच्छा एक बार यहां पे देखो, आओ, मैंने क्या बोला, ये ए वाला कैश इनफ्लो हर साल मिलेगा, हाँ क्या नहीं? हर साल मिलेगा जब तक प्रोजेक्ट चलेगा। ऑब्वियस बात है ना भाई, रेवेन्यू तो हर साल ही कमाएंगे। क्या हर साल रेवेन्यू सेम है? हो सकता है, तो एक ही बार कैलकुलेट कर लो। लेकिन हर साल रेवेन्यू डिफरेंट है, तो ये कैलकुलेशन आपको हर साल अलग अलग करनी पड़ेगी। हो सकता है रेवेन्यू हर साल सेम है लेकिन डेप्रीशिएशन हर साल डिफरेंट आ रहा है। रीजन, हम इधर एसएलएम यूज कर रहे हैं या डब्ल्यूटीवी। यदि हम एसएलएम यूज कर रहे हैं तो हम ब्लॉक सिस्टम की बात नहीं करते, क्योंकि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग ब्लॉक सिस्टम कब एप्लीकेबल होता है? डब्ल्यूटीवी होना चाहिए। इनकम टैक्स तो एक्सेप्ट ही डब्ल्यूटीवी को करता है ना। लोग समझदार हो यार, सब कुछ पता है, पढ़ चुके हो। पावर जनरेशन के केस में एसएलएम में तो है, बाकी सब केसेस में तो डब्ल्यूटीवी होता है और ब्लॉक सिस्टम होता है।
तो ब्लॉक सिस्टम कैसे काम करता है ये पता है वैसे आप लोगों को, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। ओपनिंग WDV, एट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, लेस सेल ड्यूरिंग द ईयर, सेल वैल्यू पूरी, ये आ गई आपकी क्लोजिंग WDV। और अब इस क्लोजिंग WDV पे आप लगा दोगे डेप्रिसिएशन। लेकिन यहां हम बहुत सारी बातों पे चर्चा करेंगे। ये जो क्लोजिंग WDV आया है इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा या नहीं लगेगा, डिपेंड करता है। ये क्लोजिंग WDV नेगेटिव है या पॉजिटिव, प्लस जो ब्लॉक आप यूज कर रहे हो ब्लॉक एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो 4 सिचुएशन बन गई बाबा। ब्लॉक डजंट एग्जिस्ट, only asset was there in the block. ओनली एसेट वॉज देयर इन द ब्लॉक, एंड वो भी हमने यहां पे क्या कर दी, सेल कर दी। भाई देखो, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट पे तो कोई मैटर करता ही नहीं है ना, ड्यूरिंग द लाइफ तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि वहां पे तो ये सेल ड्यूरिंग द ईयर आएगी नहीं। जब प्रोजेक्ट रनिंग कंडीशन में है तब तो बेचेंगे थोड़ी, तो सेल ड्यूरिंग द ईयर तो आएगी नहीं, तो ये कभी भी क्लोजिंग नेगेटिव होगा ही नहीं, और ब्लॉक कभी भी एग्जिट ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सारी चर्चा किस केस में हो रही है, लास्ट ईयर के केस में हो रही है ना। ब्लॉक डज नॉट एग्जिस्ट, यानी दिस वाज द ओनली असेट इन दैट ब्लॉक, और वो भी हमने बेच दी। ब्लॉक हो गया एम्प्टी। पहली चीज तो नो डिप्रीसिएशन इन लास्ट ईयर। इस अंतिम वर्ष में, इस प्रोजेक्ट के इस अंतिम वर्ष में, इस प्रोजेक्ट के इस आखिरी साल में, इस ईयर में कोई भी डिप्रीशिएशन चार्ज नहीं होगा, क्योंकि ब्लॉक ही एग्जिस्ट नहीं करता है। पॉजिटिव ब्लॉक वैल्यू इज कैपिटल लॉस। पॉजिटिव ब्लॉक वैल्यू इज कैपिटल लॉस। पॉजिटिव ब्लॉक वैल्यू कैपिटल लॉस, टैक्स बेनिफिट। नेगेटिव ब्लॉक वैल्यू इज कैपिटल गेन। एसटीसीजी, एसटीसीजी चार्ज करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एसटीसीजी चार्ज करना पड़ेगा। क्लियर? ब्लॉक एग्जिस्ट्स मतलब several assets are there in the block.
ब्लॉक में सेवरल असेट्स हैं सर, एक बेच दिया तो क्या और भी पड़ी है। पॉजिटिव ब्लॉक वैल्यू चार्ज depreciation on closing WDV, चार्ज depreciation on closing WDV। इस क्लोजिंग WDV पे depreciation चार्ज करिए सर। चार्ज depreciation on this closing WDV in last year। नेगेटिव ब्लॉक वैल्यू नो depreciation, it is capital gain subject to STCG। सबने इनकम टैक्स में पढ़ा है, वही चीज हम यहां भी यूज करने वाले हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं ले जाते ना इसको। सेट ऑफ के बाद तो शॉर्ट टर्म लगेगा। आपको कंफ्यूज नहीं करना। रीजन बीइंग कि आपको कैपिटल गेन टैक्स रेट गिवन ही नहीं होगी, जो भी कॉर्पोरेट रेट होगी ना उसी से कैपिटल गेन लगा देने। ये इनकम टैक्स का पेपर नहीं है, ये एफएम का पेपर है। तो यहां भावनाओं पे जाओ, लॉ प्रोविजन पे नहीं। भाई हम तो यहाँ अज्यूम कर रहे हैं ना कि बेनिफिट मिलेगा, कभी फ्यूचर में कैपिटल गेन ही ना हुआ तो। इसलिए अपना ये डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया ऐसे ही रहेगा। किसी को यहां तक कुछ समझना है, जानना है, पूछना है तो बताएं। ऑल गुड। अभी तक हमने जितनी भी चर्चा की है वो कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो की और वही मेजर पार्ट है इस चैप्टर का। मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग आर वेरी सिंपल, बहुत आसान है। किस टेक्निक से डिसीजन पे पहुंचोगे, ये तो आपने क्या निकाला है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। हाउ यू विल यूज सच इनफ्लो एंड आउटफ्लो in order to derive your decision on that proposal। कैसे यूज करोगे, उसके लिए कुछ टेक्निक्स तो चाहिए। तो टेक्निक्स पे हम चलेंगे, लेकिन टेक्निक्स आर वेरी सिंपल। प्रॉब्लम यही होता है, इनफ्लो और आउटफ्लो सामने आ गया, बस मुझे उसको यूज करने की टेक्निक अप्लाई करनी है। दो तरह की टेक्निक है। दो तरह की टेक्निक है हमारे पास।
नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक एंड डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स। दो तरह के अप्रोचेस यूज करते हैं, एक नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स एंड डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स। नॉन डिस्काउंटेड बोले तो विदाउट कंसीडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्या मजाक कर रहे हो यार? फ्यूचर प्लानिंग की बात कर रहे हो, फ्यूचर इनफ्लोस की बात कर रहे हो, थोड़ा तो रियलिस्टिक बनो। हम इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में सरवाइव कर रहे हैं, तो फ्यूचर कैश इनफ्लोज आपको रियल नहीं देंगे, वो नॉमिनल कैश इनफ्लोज है। रियल बनाने के लिए इन्फ्लेशन तो कंसीडर करोगे। बोले हाँ, लेकिन हमने दो टेक्निक बना रखा है, एक जहां हम टाइम वैल्यू की बात नहीं करें, फिर हमने दूसरा टेक्निक बनाया उसमें आपको टाइम वैल्यू की बात की जाएगी। तो नॉन डिस्काउंटेड मतलब जो कैश इनफ्लो आ रहे हैं उनको नॉमिनल कैश इनफ्लो पे ही डिसीजन लेना है, और डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो टेक्निक में जो कैश इनफ्लोज आ रहे हैं उन्हें रियल कैश इनफ्लो यानी प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके डिसीजन लेना है। तो टाइम वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू कन्वर्जन की बात बचपन से करते आ रहे हैं, बहुत बार कर चुके हैं, कैसे कन्वर्ट करना है दैट वी ऑल नो वेरी मच। तब टेक्निक कौन कौन सी है? हाँ, नहीं दोनों केस, सारे केसेस। पहला है पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड दूसरा है पे बैक रेसिप्रोकल। तीसरा है एवरेज और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ये तीन हमारे पास नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स हैं। डिस्काउंटेड नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड
टोटल 8 मेथड्स आते हैं। कई बार क्वेश्चन सीधा सीधा प्यार से पूछ लिया जाता है, प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन देके बोला जाता है ड्रॉ योर डिसीजन यूजिंग पे बैक पीरियड मेथड, एआरआर मेथड, एनपीवी मेथड, पीआई मेथड, खत्म। मेन चीज कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, वो आपको समझ में आ गए क्वेश्चन से। मेथड्स आर अगेन सेम चीज वापिस बोल रहा हूं, मेथड्स आर वेरी इजी, वेरी सिंपल। मतलब लीस्ट दिमाग लगाना पड़ेगा मेथड को अप्लाई करने में। चलिए पहले मेथड से स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट ब्रेक ले रहा हूं, यहां तक एक बार इसको रिवाइज कर लो, आप इस कंटिन्यू करते 2 मिनट।
चलिए, तो पहले मेथड की तरफ चलते हैं, एंड इट इज पे बैक पीरियड मेथड। नाम से कुछ आइडिया लगा पा रहे हो? पे बैक, जो मैं इस प्रोजेक्ट को दे रहा हूं, ये प्रोजेक्ट वो पैसा मेरा कितने साल में, कितने टाइम में पे बैक कर देगा। दैट इज पे बैक पीरियड मेथड। बहुत सिंपल सा अप्रोच, कंजर्वेटिव अप्रोच। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले बस ये देख रहा हूं कि बीपी कब आएगा, जो पैसा डाला वो वापस कब आ जाएगा। कमाऊंगा कितना नहीं, बात ही नहीं कर रहा। प्रॉफिट जेब में क्या बचेगा, बात ही नहीं कर रहा। सिर्फ बात कर रहा हूं इन्वेस्टेड मनी कितने टाइम में वापस आ जाएगी, इन हाउ मेनी इयर्स और इन हाउ मच टाइम प्रोजेक्ट विल रिटर्न invested cash outflow in form of inflow. That is payback period. बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन। हर साल के इनफ्लो को टोटल करते हुए जाओ और जाके देख लो किस साल में आउटफ्लो के बराबर पैसा मिल गया, क्योंकि डिस्काउंटेड की तो बात भी नहीं कर रहे हम यहाँ पे। दैट इज पेबैक पीरियड। डिसीजन क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ पे हम लेंगे कैलकुलेट टाइम in which total cash inflow will be equal to cash outflow। वो समय पता करें, उस समय की गणना करें, उस समय की जानकारी लाएं जिस समय के अंदर आपका इन्वेस्टेड कैश आपके हाथ में इनफ्लो की फॉर्म में वापस आ जाएगा। वही है पे बैक पीरियड। डिसीजन कैसे लोगे? सेलेक्ट प्रोजेक्ट with lowest payback period। एक से ज्यादा प्रपोजल सामने रखे थे, तो उस प्रपोजल को सेलेक्ट कर लो जो जल्दी से आपका पैसा, इन्वेस्टेड पैसा वापस दे दे। मतलब इन शॉर्ट बोले तो हम कंजर्वेटिव सोच रहे हैं। इन शॉर्ट हम बोले तो हम यहाँ पे बीपी के बारे में सोच रहे हैं कि वंस माय बीपी इज अचीव्ड आई फील सेफ बाय इन्वेस्टिंग मनी इन दैट प्रोजेक्ट। तो मैं कितनी जल्दी बीपी पे आ रहा हूं, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। कैलकुलेट कैसे करना है पेबैक पीरियड, तो बहुत बहुत आसान सा लग रहा है कि कैलकुलेट कैसे करना है, नॉट कॉम्प्लिकेटेड वन। क्या करना है, एनुअल कैश इनफ्लोज निकालोगे, क्यूमुलेट करते हुए देखो कहां जाके इज इक्वल्स टू आउट, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो इज इक्वल्स टू आउटफ्लो किस ईयर में आ रहा है वो उठा लो। यदि हर साल सेम कैश इनफ्लो मिल रहा है तो सीधा डिवाइड करके निकलेगा, और हर साल सेम कैश इनफ्लो नहीं मिल रहा है तो ऐड अप करते हुए चलो। ऐड करते करते जहां पहुंचे वहां पे जाके वो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बन रहा है तो इंट्रापोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन लगा दो। मैं ये मेथड आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, पर उससे पहले इस मेथड के ड्रॉबैक बताओ। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिफरेंट हो तो भी मतलब ही नहीं है इस मेथड को। एक प्रोजेक्ट 5 लाख मांग रहा है, एक 15 लाख मांग रहा है, बोले मुझे मतलब नहीं है वापस कब आ रहा है। एक छोटा प्रोजेक्ट है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, कंपेयर कैसे कर रहे हो? बोले कर रहे हैं बीईपी पे। करेक्ट। दूसरा चीज इन्फ्लेशन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो तो मेथड का ही नाम है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अवॉइड कर रहा। तीसरा रिटर्न,
overall return or profitability of project is avoided. Life of project is avoided, doesn't matter. ROI का तो कोई लेना देना ही नहीं है, टोटल प्रॉफिट नहीं, ROI का भी लेना देना नहीं है, तो क्या सर काम का है? बिल्कुल काम का है बॉस। क्योंकि कई ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां पे हमें बीपी पे काम करना पड़ता है, जो कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ जाने वाले लोग होते हैं उनके लिए काम का है। यार बीपी निकले वो तो पहले देखूं। भाई बीपी आने का मतलब नाउ यू आर सेफ, अब जितने साल ये प्रोजेक्ट चलेगा आगे कितना प्रॉफिट मिलेगा उस पर सोच लेंगे। इसका एक ड्रॉबैक, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो यहां आके दूर हो गया। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, यहां हमने वही सेम प्रोसेस, वही सेम कॉन्सेप्ट, बस नॉमिनल इनफ्लोज को डिस्काउंटेड इनफ्लोज में कन्वर्ट करके फिर पे बैक पीरियड निकाले। बिल्कुल ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आई। 3 एग्जाम्पल से डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। 3 प्रोजेक्ट है मेरे पास, ए बी सी, और फॉर नाउ हमारी कन्वीनियंसी के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूं तीनों का इन्वेस्टमेंट 1 लाख है। ठीक है, ऑल द 3 प्रोजेक्ट्स रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख रुपीस, और ईयर बाय ईयर इनके कैश इनफ्लोज बता रहा हूं आप। प्रोजेक्ट ए, it will run for 7 years and every year it will give you cash inflow of 20,000 rupees. Project B, and project C. Now tell me which one we will select. Payback period. पहले वाले प्रोजेक्ट में एवरी ईयर कैश इनफ्लो इज सेम, ठीक है, पहले वाले प्रोजेक्ट में एवरी ईयर कैश इनफ्लो इज सेम, तो इसमें तो पेबैक पीरियड निकालना बहुत आसान हो सकता है। टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो, पेबैक पीरियड इज 5 years। कोई बोलते हैं फॉर्मूला दे रहे हैं हम, मजाक कर रहे हो क्या? ये फॉर्मूला है? अरे 20,000 जोड़ते हुए दिख रहा है, 5वें साल में 1 लाख रुपए वापिस आ गए। दूसरे में चेक कर लो, 10, 30, 60, 1 लाख, कहाँ आ रहा है आपका 1 लाख वापिस? 4th ईयर में, तो इसका पेबैक पीरियड हो गया 4 years। ठीक है, तीसरा प्रोजेक्ट 20, 40, 70, 110, 130, 140, रुको, कहां आ रहा है पेबैक पीरियड? पेबैक पीरियड आ रहा है 3 और 4 ईयर के बीच में। एक तो आंसर हो सकता है बिटवीन 3rd and 4th ईयर, बट एग्जैक्टली 3 ईयर प्लस, 3 ईयर प्लस क्या, 3 ईयर तक कितना आ गया था, कितना और चाहिए था? 30 और चाहिए था। नेक्स्ट ईयर कितना मिला? 40, यानी नेक्स्ट ईयर टोटल 40 मिला, उसमें रिक्वायर्ड 30 मिलने में कितना टाइम लगा? 9 महीने।
3 क्वार्टर लग गए, तो पे बैक पीरियड हो गया 3 ईयर 9 मंथ। तो वो सेम कैश इनफ्लो के केस में फॉर्मूला बन जाता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो फॉर who needs formula. Initial investment divided by annual cash inflow. अनइवन कैश इनफ्लो के केस में सम करते हुए चलेंगे, टोटल करते हुए चलेंगे, ऐड करते हुए चलेंगे। जहां ईयर लग गया वही पेबैक पीरियड, और ईयर यदि बीच में आ रहा है तो प्रीवियस ईयर या कंप्लीट प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर। लगना चाहिए ना कुछ फॉर्मूला है। लॉजिक समझ में आ गया था ना? 1 लाख रुपए का इनफ्लो चाहिए था, 3 साल तक 70,000 मिल चुके थे, तो 3 साल तो लगेंगे ही, प्लस कितना लगेगा, प्लस कितना और चाहिए, 30,000 और चाहिए। 1 लाख आ चुका था, 30 और चाहिए था। ये 30 कब आएगा? नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर इन ऑल टोटल कितना आया? 40। 40 में से 30 आने में कितना टाइम लगेगा? टाइम उठा लिया 3/3/4 ईयर या 3 ईयर 9 मंथ। कन्वर्टेबल है तो मंथ में कन्वर्ट करके रख दो। Initial investment minus cumulative cash inflow of previous year. Initial investment minus cumulative cash inflow of previous year divided by cash inflow of next year. ठीक बा, पेबैक पीरियड, ड्रॉबैक्स हमने बात कर ही लिया। अभी पेबैक पीरियड के हिसाब से कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है? सी, 3 ईयर 9 मंथ। ठीक है, मैं ऐसा कर देता, पेबैक पीरियड से तो तब भी वही बेटर है, लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो बी बेटर है। ये टोटल 40,000 का प्रॉफिट दे रहा है पूरी लाइफ में, और वो अपनी लाइफ में हमें 70,000 का प्रॉफिट दे रहा है, और लाइफ इससे सिर्फ 3 महीने ज्यादा है, पेबैक पीरियड इससे सिर्फ 3 महीने ज्यादा है, फिर भी हम उसे सेलेक्ट नहीं कर। ये जो ड्रॉबैक है, इस ड्रॉबैक को दूर करता है हमारा नेक्स्ट मेथड, पेबैक रेसिप्रोकल। Payback reciprocal is close approximation to IRR, internal rate of return. Payback reciprocal बोलता है 1 divided by payback period multiply by 100, result will be in percentage। मतलब पेबैक पीरियड के फॉर्मूले को उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल
तो ये पे बैक का रेसिप्रोकल हो गया। एनुअल रिटर्न ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अरे इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बनेगा? एनुअल कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो रिटर्न आ गया ना, आरओआई आ गई ना एक तरह से। तो ये पे बैक पीरियड का रेसिप्रोकल कर दे रहा है, बोले इससे आरओआई आ जाएगी। इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये आईआरआर का क्लोज अप्रोक्सीमेशन है, कि इस प्रोजेक्ट से इंटरनली कितना रिटर्न आपको मिलने वाला है। But practically both are useless method. Method number 3. Average rate of return, accounting rate of return. नाम से ही क्लियर है, एवरेज रिटर्न, how much average return will be there, how much average return you will get from your invested money. Simple average return, प्यार से simple average return, average annual profit after tax divided by initial or average investment multiply by 100. कोई ज्यादा बकवास नहीं करनी है, सीधा सीधा प्यार से बता दिया इसने। क्या करो, एवरेज एनुअल इन्वेस्टमेंट मतलब साल भर में लाइफ लॉन्ग जितना भी रिटर्न आया, टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ड्यूरिंग द लाइफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, हो गया एवरेज रिटर्न। एवरेज कर दिया, एवरेज प्रॉफिट ड्यूरिंग द लाइफ, टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एक चीज नोटिस किया, एक चीज नोटिस कर रहे हो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले रहा है, कैश इनफ्लो नहीं ले रहा है, यानी ये डेप्रिसिएशन का एड बैक नहीं कर रहा है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एआरआर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि जब हम कैश फ्लो मेथड्स की बात कर रहे थे, एआरआर बीच में आके बोलता है मैं प्रॉफिट की बात करूंगा, मैं डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस मानूंगा। बोला है, जिद है इसकी, मेथड है, मर्जी है इसकी, इसीलिए इसका नाम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है। ये कैश की या फाइनेंस की बात ना करके अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है। दूसरा ये क्या कर रहा है, नीचे देखो डिनोमिनेटर क्या दिया, इनिशियल और एवरेज इन्वेस्टमेंट। या तो मैं इनिशियल से निकालूंगा या मैं एवरेज से निकालूंगा। बोले एक जगह तो रुक भाई, बोले नहीं, मल्टीपल फॉर्मूलाज वर्जन्स आर देयर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एआरआर। एआरआर कैलकुलेशन के मल्टीपल वर्जन्स हैं, अलग अलग वर्जन है। कोई बोलता है ओपनिंग इन्वेस्टमेंट यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट से कैलकुलेट करो, कोई बोलता है एवरेज इन्वेस्टमेंट से कैलकुलेट करो। ओपनिंग से कर रहे हो ठीक,
एवरेज से कर रहे हो तो एवरेज का मतलब क्या ना, वो तो आएगा ही। इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सॉल्वेज वैल्यू, वर्जन है भाई। मैं अलग से लिखता हूं, एवरेज के वर्जन बता रहा हूं। पहला, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये तो प्रोजेक्ट की ओपनिंग वैल्यू कहलाएगी, प्लस सॉल्वेज वैल्यू ये प्रोजेक्ट की क्लोजिंग वैल्यू हो गई, डिवाइडेड बाय 2। लॉजिकल है। ओपनिंग इन्वेस्टमेंट कितना गया और वो इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग में कितना बचा, इसका एवरेज कर दिया मैंने। चलेगा, चलेगा चलेगा। ओपनिंग कितना गया, क्लोजिंग कितना बचा, उसका एवरेज कर दिया, चलेगा। दूसरा वर्जन, इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सॉल्वेज वैल्यू, इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सॉल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 प्लस सॉल्वेज वैल्यू। ये एवरेज निकालने का एक और तरीका। क्या समझना है आपको, फॉर्मूला बता रहा हूं, बस फॉर्मूला लिख लो। प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल, यदि एडिशनल वर्किंग कैपिटल साल के बीच में कभी जरूरत है तो उसे और ऐड कर देना। अब तीन अलग अलग ये जो अप्रोचेज हैं, इसकी वजह से इस मेथड की ऑथेंटिसिटी कम हो जाती है, कंपेरेबल ही नहीं रहता है। कौन सा वर्जन यूज करके आपने एआरआर निकाला, कंपेरेबल ही नहीं है। इसलिए ये मेथड, और डेप्रीशिएशन का लॉजिक भी है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी नहीं है, तो इन सारे ड्रॉबैक्स की वजह से दिस मेथड इज नॉट जनरली यूजेबल। ये चर्चा में कमी आता है, बट द मेथड इज देयर, मेथड एक्सप्लेनेशन मिल गया आपको। इस मेथड में कोई डाउटफुल मैटर, देखो वर्ड जब कैश इनफ्लो होता है ना, कैश इनफ्लो गिवन होता है तो मतलब वो कैश इनफ्लो है, मतलब वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डिप्रीसिएशन। और जब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोला जाता है तो वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही है, उसमें डेप्रीसिएशन ऐड नहीं हुआ। तो इफ यू आर इन नीड ऑफ कैश इनफ्लो तो आपको उसमें डेप्रीसिएशन वापस ऐड करना है। और इफ कैश इनफ्लो इज गिवन और एआरआर निकालना है तो डेप्रीसिएशन माइनस करना है, ठीक है ना, क्योंकि ये डेप्रीसिएशन माइनस करके काम में लेता है। क्लियर है भाई? तो ये थे हमारे 3 नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स। अगला कौन, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। और डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड में पहला है हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज present value of cash inflow minus present value of
कैश आउटफ्लो। present value of cash inflow minus present value of cash outflow, it is your net present value. सिंपल। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? एनुअल कैश इनफ्लो को उनके डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, तो जिस जिस साल का वो कैश इनफ्लो आप यूज कर रहे हो उसी साल के डिस्काउंटिंग फैक्टर से उस कैश इनफ्लो को मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर उसका समीशन कर दो, इंक्लूडिंग दैट टर्मिनल वैल्यू। ठीक है। और सेम यहां पे कैश आउटफ्लो मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर। सर कैश आउटफ्लो का डिस्काउंटिंग फैक्टर क्यों जरूरत है भैया? जो इनिशियली इन्वेस्ट किया उसका प्रेजेंट वैल्यू तो 1 रुपी, डिस्काउंटिंग फैक्टर तो 1, लेकिन एडिशनल इन्वेस्टमेंट डाला है कभी 3rd ईयर में या 4th ईयर में, उसको तो करंट पे लाना पड़ेगा। तो ये बातें जो हम कर रहे हैं ये हम बहुत बार कर चुके हैं प्रेजेंट वैल्यू वाले कॉन्टेक्स्ट पे, तो कोई खास बात है नहीं। अब यहां पे आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेना है, और जब नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई तो अब डिसीजन क्राइटेरिया रख लेते हैं। प्रोजेक्ट विथ पॉजिटिव एंड हाईएस्ट एनपीवी is preferable. बोलो, है कुछ? वापिस मैं वो बात कर रहा हूं, हमने स्टार्ट एक बात से किया था कि मेन क्या है? कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो का आइडेंटिफिकेशन। वंस यू विल कैलकुलेट दैट कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, देन तो सिर्फ टेक्निक को अप्लाई मारना है। पेबैक पीरियड सिंपल टेक्निक, टोटल लगा के देखना है, एआरआर फॉर्मूला लगाना है, एनपीवी सबको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके नेट निकालना है। गॉट इट? अब इस मेथड के साथ प्रॉब्लम क्या है? ग्रेट, रिलेशन बिटवीन इनफ्लो एंड आउटफ्लो। आरओआई की बात नहीं कर रहा, परसेंटेज रिटर्न की बात नहीं कर रहा, ये भी अमाउंट पे यानी प्रॉफिट के अमाउंट पे डिसीजन दे रहा है। हाँ, समहाउ अमाउंट मैटर करता है, कितना प्रॉफिट कमा रहा हूं। जब आपके पास सरप्लस पैसा पड़ा है तो मैटर क्या करता है? कितना पैसा कमा रहा हूं। लेकिन जब आपके पास लिमिटेड पैसा पड़ा है तब मैटर करता है कितना परसेंट रिटर्न कमा रहा हूं। समझ रहे हैं बात? 50 लाख रुपया पड़ा है मेरी जेब में, प्रोजेक्ट सिर्फ 10 लाख 20 लाख से शुरू होने वाला है, मैं सिर्फ उस 20 लाख के प्रोजेक्ट की एनपीवी देखूंगा, कमा के दे रहा है क्या? बोले हाँ, डाल दे। क्यों? बहुत पड़ा है। मेरे पास 50 लाख रुपए पड़ा और 5 प्रोजेक्ट सामने पड़े हैं, सबको इन्वेस्टमेंट करना है तो 1 करोड़ रुपए चाहिए, 50 लाख ही है, तब मैं कौन कौन से प्रोजेक्ट लूंगा जो हाईएस्ट आरओआई देगा?
उनमें सिलेक्शन लाऊंगा। तो जब आप सरप्लस फंड के साथ आते हो, जब आप दो में से एक को चूज करने पे ही आते हो, दो मशीन में से एक खरीदनी है भैया, कौन सी बेटर है, तब आरओआई देखने की जरूरत कहाँ है। तब तो क्या देखना होता है, मनी कितनी वापस आएगी, कैश कितना रिटर्न आएगा, प्रॉफिट, कैश में कितना प्रॉफिट जेब में आएगा। लेकिन जब लिमिटेड फंड के साथ जाता हूं तो आरओआई पे और वो भी तब जब उस लिमिटेड फंड को रैशनिंग करनी हो, बांटना है, कौन सा शुरू किया जाए, तब हम चूज करते हैं ना कौन बेटर है। अब कौन बेटर है वो किस कॉन्टेक्स्ट में, जो आरओआई बेटर देगा। ऐसे केस में इसका बड़ा भाई आता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, पीआई। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ऊपर माइनस करके एनपीवी निकाला था, यहां इनफ्लो को आउटफ्लो से डिवाइड करके प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर निकाल दिया। इट शुड बी मोर देन 1। मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो परसेंटेज में रिजल्ट आ जाएगा, है ना। नहीं करना है आपको, फैक्टर में रखना है। ये मेथड जनरली कब काम में लिया जाता है, विद लिमिटेड फंड एंड मल्टीपल चॉइसेस, जिसे हम बोलते हैं कैपिटल रैशनिंग डिसीजन। इट इज यूजफुल in case of कैपिटल रेशनिंग डिसीजन। कैपिटल रैशनिंग डिसीजन क्या है, जब हम लिमिटेड फंड से मल्टीपल चॉइसेस में से सिलेक्शन उठा रहे होते, तो हम क्या करेंगे, सारे प्रोजेक्ट्स का पीआई निकालेंगे और उनके पीआई के बेसिस पे उनको रैंक कर देंगे। जो सबसे ज्यादा पीआई देगा उसमें इन्वेस्टमेंट डाल दो, फिर सेकंड ऑप्शन, फिर थर्ड ऑप्शन, ऐसे चूज करते हुए चलो। कौन से प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं होंगे, लेस देन 1, वो तो पहले रिजेक्ट हो जाएंगे। लेस देन 1 का मतलब नेगेटिव एनपीवी। लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ, द प्रोजेक्ट जनरेटिंग नेगेटिव एनपीवी, कैश इनफ्लो कम है आउटफ्लो से भी। तो ये लाइन लिख दो, रिजेक्ट ऑल प्रोजेक्ट्स हैविंग नेगेटिव एनपीवी। हैविंग लेस देन 1 पीआई। जिसका पीआई लेस देन 1 है उन्हें तो सीधा सीधा रिजेक्ट कर दो, उसके बारे में बात ही मत करो, और बाकी प्रोजेक्ट को रैंक करो और रैंक बेसिस पे सिलेक्शन करो। दिस इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, इसमें मुझे कुछ अलग से बोलने का जरूरत नहीं है। क्या करना रहेगा, कैश इनफ्लोस को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में कन्वर्ट कर दो और फिर पेबैक पीरियड निकाल दो, तो बन गया डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। मतलब who are conservative want to use payback period method, who are focusing on BP, they should use discounted payback period instead of payback period। तो वो थोड़ा सा लॉजिकल हो जाता है क्योंकि हमने टाइम वैल्यू को कंसीडर कर लिया है। क्लियर है सारी बातें, ऑल गुड, परफेक्ट। पहले हम यहां तक इन सारे मेथड्स की एप्लीकेशन देखेंगे विद क्वेश्चंस, और फिर आईआरआर और मॉडिफाइड आईआरआर की बात करें।
IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसे हम बोलते हैं प्रोजेक्ट का बीपी पॉइंट। मतलब इन शॉर्ट यूं कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट आपको कितना इंटरनली रिटर्न दे सकता है, और यदि आपकी कॉस्ट ऑफ फंड उस IRR से कम है तो उस प्रोजेक्ट में जाओ। तो ये एक तरह से बीपी पॉइंट होता है, यानी IRR होता है जहां वो रेट ऑफ रिटर्न जहां पे आपका रिटर्न आपके आउटफ्लो के बराबर है। मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। वो रेट, जिस रेट से रिटर्न आएगा तो इनफ्लो और इक्वल होगा, वो रेट जहां पे एनपीवी 0 होगा, वो बीपी रेट हो गई। अब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट उस रेट से भी नीचे है, यू आर इन प्रॉफिट, तो आप उस प्रोजेक्ट में जाएंगे। IRR निकालने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड यूज किया जाता है, क्योंकि यहां पे जो रेट है वो पता नहीं है, मैं ये वो रेट मालूम करने जा रहा हूं, और ये रेट मालूम करने के लिए कौन सी रेट जहां पे ये जो एनपीवी आए वो 0 आ जाए, तो हिट एंड ट्राई, एक लोअर एक हायर, और फिर इंट्रापोलेशन का मेथड लगा के मिडिल रेट पे आऊंगा, दैट इज IRR। कर चुके हैं हम इस चीज को कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में, जब डिबेंचर का कॉस्ट निकाला था हमने, याद है? ये वो चीज यहां पे एप्लीकेबल होगी। तो यहां तक आज के डिस्कशन में हमने बहुत सारी चीजें, यानी बहुत कैपिटल बजटिंग के बेसिक पे बहुत सारी बातें कर ली है। नेक्स्ट क्लास से एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? चलिए, काफी है आज के लिए, बाय, सी, थैंक यू।